गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेक आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसलिंग का जो क्लास 12 का है हमारा फिजिक्स का। क्लास 12 फिजिक्स यहाँ पे टोटल सिलेबस होगा। और लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 मंथ्स के लिए ये हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल पे लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 मंथ्स के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था इस यूट्यूब की चैनल के थ्रू। और बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों से जुड़े और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स के 90+ मार्क्स तक आए। तो उम्मीद जैसे अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको हम चाहते हैं कि शुरू से हम लोग के, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये शुरू से पूरा क्लास 12 का हमारे साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस चैनल के थ्रू। तो आज का जो चैप्टर है पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अमन राय और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करा था अमन राय। और मेरा एक्सपीरियंस है 7 ईयर एक्सपीरियंस है और नॉर्थ ईस्ट में ही हूँ और बड़े अलग अलग कोचिंग्स में पढ़ाया है। अभी हम लोग ये फ्री एजुकेशन के लिए स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कोचिंग में नहीं है और उनको तैयारी करना है, उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इसमें हम लोग आज फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा असम बोर्ड का वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब फिजिक्स का जो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर में ध्यान रखिए ये चैप्टर फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्स 7 to 8 मार्क्स आपका आता है एग्जाम में। इसमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे और डेरिवेशन आएंगे। और लास्ट ईयर हम लोगों ने जो असम बोर्ड का करा था तो बहुत सारे बच्चों लोगों ने बोला सर डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि सारी डेरिवेशंस बड़े इजी तरीके से हम बहुत इंजॉय करके सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर में सबसे पहला वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q। अब ये Q क्या है इसको समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ है किससे बनी होती है? एटम से। कोई भी चीज़ है किससे बनी है? एटम से। हर एक चीज़ किससे बनी है? एटम से। और अगर हमसे पूछा जाए कि एटम किससे बना है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एटम है वो बना है बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से। एटम किससे बना है? बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल से ना। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो 3 पार्टिकल से मिलके एटम बनता है। कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा है? प्रोटॉन है, और कौन सा है? न्यूट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी होंगी कि कोई भी चीज है किससे बनती है? एटम से। और एटम किससे बनता है? तो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है। कितने पार्टिकल हैं? 3 पार्टिकल हैं। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेचुरली चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। मतलब इनबिल्ड है। चार्ज जो है मैटर का इनबिल्ड है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो हम चार्ज की अगर डेफिनेशन दें कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज की अगर हम डेफिनेशन दें तो हम बोलेंगे क्या? इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी। इंटरनल प्रॉपर्टी। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्योंकि कोई भी चीज़ किससे बना है? मैटर से। तो मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है जो क्या कहलाती है? चार्ज। हर मैटर के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा कि हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको समझना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमने एटम की बात करी। हमने देखा कि 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर बना है और हर किसी के पास इनबिल्ड चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज इनबिल्ड होता है, प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज
है हमारा वो क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर की। जो भी मैटर होगा सबके पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब बात करें आगे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखो इसको समझना है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में बताया था फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, उनका नाम था फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंट करके कि जो चार्ज होता है वो दो टाइप्स का होता है। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज होंगे। कौन कौन से चार्ज होंगे, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और सेकंड क्या बताया, नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या बताया, नेगेटिव चार्ज। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बच्चे लोग उसको गलत समझ जाते हैं। गलत क्या समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो ये समझते हैं कि प्रोटॉन की बात हो रही है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। गलत है। पॉजिटिव चार्ज होना और नेगेटिव चार्ज होना क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी जो बॉडी है, जैसे न्यूट्रल बॉडी, मेनली बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल बॉडी होती है। कैसी होती है, न्यूट्रल बॉडी। कोई भी बॉडी है न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें और हम बोले कि एक न्यूट्रल बॉडी है और उसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो नेट चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो बात ये समझना है कि जब भी आपको बोलेगा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसका मीनिंग क्या है, तो ध्यान रखना कभी भी किसी भी बॉडी से हमेशा कौन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन ट्रांसफर होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। किसी भी बॉडी से हमेशा कौन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन किसी बॉडी से ट्रांसफर नहीं हो सकता। जब भी ट्रांसफर होगा तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मतलब क्या है। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। मान लिया सपोज दैट किसी बॉडी के पास 6 प्रोटॉन थे और 6 क्या थे, इलेक्ट्रॉन। मान लिया मैंने इस बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर देखा जाएगा तो अब यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 4। कितने रह गए, 4। तो यहाँ पे जो डोमिनेट करेगा वो कौन सा चार्ज डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव वाला। कौन सा डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव। तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम है। प्रोटॉन कहीं अपने प्लेस से नहीं जाता। जितना प्रोटॉन था अभी भी क्या है, उतना ही है। जो जाएगा वो कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो वो बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स उसमें एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और जिस बॉडी में, जैसे मान लो दूसरी बॉडी थी, एक और बॉडी, इसके पास भी 6 प्रोटॉन थे और 6 क्या थे, इलेक्ट्रॉन। बट इस बॉडी से ये बॉडी में मैंने इलेक्ट्रॉन भेज दिया। कितने इलेक्ट्रॉन भेज दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन से ज़्यादा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो कौन डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा। तो ये बॉडी कैसी कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। कैसी कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। इसका मतलब क्या, फिर से समझिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो कैसी बॉडी कहलाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकता है, प्रोटॉन्स कभी जा नहीं सकता। ये बात समझ लीजिएगा आप। और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा। क्लियर है।
तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा और नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज हम समझ गए, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं, 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करें तो क्या है हमारा, आगे देखिए हम बात करते हैं तो क्या है। अब हम बात करेंगे किसकी, लाइक चार्ज की। किसकी बात करेंगे? लाइक चार्ज। लाइक चार्ज, लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है? लाइक चार्ज का मतलब है कि 2 सिमिलर टाइप्स के चार्ज, सिमिलर टाइप्स चार्जेस, 2 सिमिलर टाइप्स चार्जेस, मतलब अगर 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ रखे हों या 2 नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे हों तो क्या कहलाएंगे? लाइक चार्ज। क्या कहलाएंगे? लाइक चार्ज। और लाइक चार्ज हमेशा क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर। क्या करेंगे? रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर चीजें हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? अनलाइक चार्ज की। किसकी बात करेंगे? अनलाइक चार्ज की बात करेंगे। तो अनलाइक चार्ज क्या होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉजिटिव है, एक क्या है? नेगेटिव। तो ऐसे चार्ज क्या कहलाएंगे? अनलाइक चार्ज कहलाएंगे। और डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट चीजें हमेशा क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। तो दे ऑलवेज attracts to each other, they always attracts to each other। दोनों एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सपोज दैट, फिर से देखो, अगर मान लो ये 2 बॉडी हैं और दोनों पे सेम चार्ज है, तो जैसे इनको पास में रखेंगे ये दोनों क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। और अगर 2 बॉडी है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही पास में रखेंगे तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर बॉडीज रिपेल करती हैं और अनसिमिलर मतलब एक पॉजिटिव और एक क्या? नेगेटिव। ऐसी बॉडी होगी तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है सबको? तो चार्ज कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। उस हिसाब से हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम बात करेंगे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब नोट्स बनाते चलिए साथ में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब क्या है? नाम देखिए, नाम ही इसका क्या है? एडिटिविटी। एड मतलब क्या होता है? प्लस कर देना, सम कर देना। तो चार्ज जो है क्या हो जाता है? सम हो जाता है। क्या हो जाता है? सम। फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये एक बॉडी है और इसमें बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अच्छा, चार्ज की यूनिट नहीं बताई आपको। चार्ज की जो यूनिट होती है, चार्ज की SI यूनिट जो है वो क्या होती है? कूलाम। क्या होती है? कूलाम। जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? C। अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या? सपोज दैट एक बॉडी है और उसमें बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मान लीजिए 2 कूलाम, -4 कूलाम, -6 कूलाम और +3 कूलाम। मान लो इतने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपको बोले कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज बताओ। क्या बताओ? टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी पे बताओ। तो आप क्या करेंगे? टोटल चार्ज को फिजिक्स की भाषा में नेट चार्ज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेट चार्ज। तो नेट चार्ज कितना होगा? तो जितने भी चार्ज इस बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सारे चार्ज को आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। तो सबको प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा? +2 कूलाम, -6 कूलाम, -4 कूलाम, +2 कूलाम, -6, -4 और कितना हो जाएगा?
+3 कूलाम। सबको अगर प्लस कर दिया जाए तो देखिए +2 और +3 कितना हो जाएगा, +5 कूलाम। -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10 कूलाम। तो जो नेट चार्ज बचेगा कितना बचेगा, -10 में से +5 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 कूलाम। इस बॉडी पे जो नेट चार्ज बचेगा वो कितना होगा, -5 कूलाम। इसका मतलब क्या, चार्ज कितने भी हों हम हमेशा कौन सा लेंगे, नेट चार्ज लेंगे। कौन सा लेंगे, नेट चार्ज। तो यही प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसको क्या लिख सकते हो डेफिनेशन में, लिख सकते हो चार्ज कैन बी एडिड, चार्ज कैन बी एडिड लाइक ए इंटीजर्स, लाइक ए इंटीजर्स। जैसे नंबर्स को हम ऐड करते हैं ऐसे ही चार्ज को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपकी कि चार्ज को क्या कर सकते हैं, अगर किसी बॉडी में बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप कौन सा चार्ज लोगे, हमेशा नेट चार्ज लोगे। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज लोगे। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है समझिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है, टॉपिक डालिए सब लोग, और उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए आप लोग ये समझिए, जो बच्चे ट्यूशन नहीं कर सकते और दिक्कत है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए चैनल है और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। असम बोर्ड में जो भी रिलेटेड है हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। बस आप कंटिन्यू रहिएगा और हमेशा जुड़े रहिए साथ में। और आपको ये वीडियो कब अपलोड हो रहा है ये पता चल सके, इसके लिए सब्सक्राइब भी करिए, लाइक बटन दबा के रखिए ताकि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों की हेल्प करिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड चार्ज की। तो जो सेकंड चार्ज है हमारा, सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमारी, वो क्या है, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कंजर्वेशन, बार बार ये वर्ड आता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये वर्ड कंजर्वेशन जो है ये क्या होता है, तो ये जो वर्ड है कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास जो होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। मास कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। हाँ, बस क्या हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैन चलाते हैं हम लोग, तो फैन में हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और फैन जब चलने लगता है वो हमको हवा देता है, और वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। बट एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस क्या हुआ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कभी खत्म नहीं होगा, बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक बॉडी है चार्ज्ड बॉडी। कैसी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी, जिसके ऊपर चार्ज है। और कितना चार्ज मान लिया मैंने, +10 कूलाम। कितना मान लिया, +10 कूलाम। इसको एक न्यूट्रल बॉडी के साथ, किसके साथ, न्यूट्रल बॉडी के साथ, न्यूट्रल बॉडी के साथ इसको कांटेक्ट कराया, इसको कांटेक्ट करा दिया चार्ज बॉडी का अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी के साथ। तो क्या होगा, जैसे इस न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट कराऊंगा, यहाँ से कुछ चार्ज बॉडी से किसको ट्रांसफर होने लग जाएंगे, अनचार्ज बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी को। जब आप सेपरेट जब आप करोगे तो देखोगे कि ये जो बॉडी ए मान लो, इसको क्या मान लो, बी। तो बॉडी ए के पास कुछ चार्ज यहाँ से चले गए तो यहाँ पे चार्ज कम हो जाएगा। मान लिया हमने कितना चार्ज हुआ, 6 कूलाम रह गया। और दूसरी बॉडी में मान लिया हमने कितना रह गया, 4 कूलाम। देखिए ये फॉर्मूला नहीं है कि हमेशा 6 रहेगा 4 चला जाएगा, कितना भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल। हमको ये सीखना है कि हुआ कैसे। तो देखिए जैसे ही चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के साथ हमने फिजिकली कांटेक्ट कराया तो चार्ज बॉडी का कुछ चार्ज अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर हो गया ना। तो यहाँ पे 6 कूलाम रह गया, यहाँ पे कितना हो गया, 4 कूलाम। अगर यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करूँ
टोटल चार्ज की बात करूं, टोटल चार्ज की, तो इसके पास तो कितना था 10, और इसके पास कितना, न्यूट्रल बॉडी है उसके पास तो कितना चार्ज होगा 0, कितना होगा 0। टोटल चार्ज कितना है 10 कूलम। आफ्टर सेपरेशन करने के बाद देखें टोटल चार्ज देखें सेपरेशन करने के बाद तो कितना हो जाएगा, देखो नेट चार्ज यहाँ पे इसके पास कितना है 6 कूलम, इसके पास कितना चला गया 4 कूलम, बाद में भी कितना है दोनों का मिला के 10 कूलम। तो हुआ बस ये, पहले एक बॉडी के पास था, अभी वही चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2 बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट चार्ज कहीं खत्म थोड़ी नहीं हुआ, अभी भी कितना चार्ज है 10 कूलम, और पहले भी कितना चार्ज था 10 कूलम। मतलब चार्ज क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज कैन, क्या लिखेंगे डेफिनेशन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can transfer from one body to another body. Charge can neither be created nor be destroyed. It can transfer from one body to another body. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है हमारी, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और लास्ट ईयर जो हमने क्लासेस कराया था उसमें बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो थर्ड प्रॉपर्टी में था, और वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि आपके असम बोर्ड में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का। तो देखिए क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और ये फिजिक्स का सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 12 का जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबको याद होगा। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये असम बोर्ड्स के बच्चों के लिए है और लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और आप अगर कनेक्ट रहें हम लोगों के साथ तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं हम लोग, किसी दूसरी बॉडी को चार्ज कैसे करा जा सकता है, तो किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या है, हाउ टू चार्ज ए बॉडी, हाउ टू चार्ज ए बॉडी, किसी बॉडी को कैसे चार्ज करा जा सकता है। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, 3 रूल्स हैं। क्या क्या, फर्स्ट जो है वो क्या है, फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन। किसी बॉडी को हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, फ्रिक्शन की हेल्प से। अब ये देखिए समझिए पहले फ्रिक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। सपोज दैट 2 बॉडीज़ हैं, इन दोनों बॉडीज़ को हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने से क्या होता है, आप लोग हाथ को रब करके देखिए, रब करने से क्या होगा, हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है दोनों बॉडी ना। और जब गर्म हो जाता है दोनों बॉडी तो क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसमें चले जाते हैं, दूसरे बॉडी में। और क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बॉडी क्या होती है, चार्ज होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होता है, जब 2 बॉडी रब करा जाए तो बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, क्या लिखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन we can charge a body, we can charge a body। फ्रिक्शन की हेल्प से हम किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। जब भी हम फ्रिक्शन देते हैं तो हीट डेवलप होता है। अगर देखा जाए तो जब हम किसी बॉडी को फ्रिक्शन देंगे, फ्रिक्शन, तो उससे क्या डेवलप होता है, हीट। और हीट क्या है, एक टाइप का एनर्जी है। क्या है, एनर्जी। जब भी एनर्जी मिलेगी तो जो आउटर शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे ना।
और क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर टू अनदर बॉडी, ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। मैंने बताया है कि जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। सपोज दैट दो बॉडी को मैंने रब करा, ये बॉडी ए और ये बॉडी क्या हो गई, बी। इसको ए मान लिया, इसको क्या मान लिया, बी। दोनों को रब करा, रब करने से सपोज दैट क्या हुआ, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किसको, बी बॉडी को। ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए किसको, बी बॉडी को। तो जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। तो देखो हमने दो न्यूट्रल बॉडी को रब करा के हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो ये तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। और इन चार्ज की वजह से जो करंट डेवलप होगा, जो करंट डेवलप होगा, करंट, वो करंट क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना 1 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन की वजह से जो करंट डेवलप होता है क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते रहते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि फ्रिक्शन क्या होता है और इस फ्रिक्शन की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है क्या, कि देखिए क्या बोला जाता है, कोई सिल्क का क्लॉथ है और एक ग्लास रॉड है। सपोज दैट ये क्या है, ग्लास रॉड, और सिल्क के क्लॉथ में हम ऐसे ग्लास रॉड को क्या करें, रब करें। रब कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। अब ऐसे केस में जब ग्लास रॉड रहेगा तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज ट्रांसफर होता है, ग्लास रॉड पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ये आप लिख लीजिएगा, जरूर से पूछा जाता है। व्हेन ए ग्लास रॉड रब विथ ए सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, देन ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड अगर इसी में बोला जाए कि इस ग्लास रॉड की जगह अगर प्लास्टिक रॉड होगा तो क्या होगा, तो जब ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड रब करेंगे तो क्या, व्हेन ए प्लास्टिक रॉड रब विथ ए सिल्क क्लॉथ, देन plastic rod acquires नेगेटिव चार्ज। क्या एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान कि जब कैसा हो, ग्लास रॉड रहेगा, जब ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे, जब फ्रिक्शन कराएंगे तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव। और जब प्लास्टिक रॉड रहेगा तो उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब और अच्छे क्वेश्चंस देखें तो नीट जेईई वगैरह में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, नीट में क्वेश्चन पूछता है कि एक ग्लास रॉड को हमने क्या करा, पहले सिल्क के साथ रब कराया, और एक प्लास्टिक रॉड को भी हमने सिल्क के साथ रब कराया, और अब हम एक ग्लास और एक प्लास्टिक रॉड को साथ में लेके आ रहे हैं, ग्लास और प्लास्टिक रॉड को एक पास में लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, तो जब एक ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है, सपोज दैट ये ग्लास रॉड है और ये कैसा है, प्लास्टिक रॉड। तो जब ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के पास में लेके आएंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो ये टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है। व्हेन ए प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड come together, they attracts to each other, they attracts to each other। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है कहानी? तो ये हो गया हाँ, किसकी कहानी, फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल बताऊं, बड़ा एग्जाम्पल देखो,
बारिश जब हो रही होती है, वर्षा जब हो रही होती है तो क्या होता है, बारिश के समय थंडरिंग होती है। और थंडरिंग क्या होता है एक्चुअली में, तो थंडरिंग देखो, जब क्लाउड्स, जो आसमान में बादल जो है क्लाउड्स हैं, जब हवा चलती है तो दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं और टकराने से क्या होगा, साउंड आता है, जो साउंड क्या कहलाता है, थंडरिंग। और जब टकराएंगे तो उनमें फ्रिक्शन जनरेट होगा। और देखा होगा आप लोगों ने, जब थंडरिंग होती है तो लाइटनिंग होती है, अर्थ पे गिरता है ना लाइटनिंग, कभी कोई लोग मर भी जाता है, डेंजरस होता है। तो ये जो लाइटनिंग है क्यों होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन, अभी बताया था ना, फ्रिक्शन की वजह से जो करंट डेवलप होता है उस करंट को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो जो लाइटनिंग का रीजन है, ध्यान रखिएगा, लाइटनिंग का जो रीजन है, लाइटनिंग का जो रीजन है, लाइटनिंग का रीजन जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ना, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जब दो बादल आपस में टकराएंगे तो चार्ज डेवलप होगा और उस चार्ज की वजह से जो करंट डेवलप होगा वो क्या कहलाता है, लाइटनिंग कहलाता है, और बहुत डेंजरस होता है। हाँ, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है, ये जो चार्ज डेवलप होते हैं बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। एक और एग्जांपल इसका देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी में है कि जब कोई कॉम होता है, कॉम को ऐसे रब करें, हम बालों में रब करें और रब करके कागज़ के टुकड़े चिपकाते हैं तो हम देखते हैं कागज़ के टुकड़े उस पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ना। इसका भी रीज़न क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या फ्रिक्शन की वजह से क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। तो क्लियर है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 1 मार्क्स के। चलिए अब हम सेकंड बात करते हैं, दूसरा क्या तरीका है बॉडी को चार्ज करने का। तो दूसरा क्या तरीका जो बॉडी को चार्ज करने का है वो क्या है, उसको बोला जाता है कंडक्शन। क्या बोला जाता है, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, देखिए दूसरा जो तरीका है वो क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन में देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब दो न्यूट्रल बॉडी को, सॉरी एक चार्ज्ड बॉडी को, ये कैसी बॉडी है, मान लो चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ, एक चार्ज्ड बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के साथ फिजिकली कांटेक्ट करा दिया। फिजिकली यहाँ पे क्या करा दिया, कांटेक्ट। मान लो चार्ज है इस पर, मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, कैसा भी चार्ज हो सकता है, मैंने मान लिया कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जैसे इस चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी लाए या न्यूट्रल बॉडी लाए, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, ये अनचार्ज बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी को। और जब हम सेपरेट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी, यहाँ तो ऑलरेडी चार्ज था, यहाँ तो कुछ चार्ज होगा ही, और जो दूसरी बॉडी थी उस पर भी क्या डेवलप हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। तो एक अनचार्ज बॉडी को हमने फिजिकल कांटेक्ट करा दिया, किसके साथ, एक चार्ज बॉडी के साथ। तो यहाँ से कुछ चार्ज इसको ट्रांसफर हो गए, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या होते हैं, ट्रांसफर। और जब सेपरेट कराएंगे तो क्या देखेंगे कि दोनों बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। हाँ, दोनों बॉडी पे चार्ज कैसा रहेगा, सेम चार्ज रहेगा। क्लियर है, तो ये तरीका क्या कहलाता है, कंडक्शन। बाय द हेल्प ऑफ, क्या लिखोगे, बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ए चार्ज्ड बॉडी एंड ए न्यूट्रल बॉडी, इसकी वजह से जो बॉडी चार्ज होती है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडक्शन। क्या कहलाता है, कंडक्शन। इसका भी आप नोट कर लीजिए। अब थर्ड जो हम पढ़ेंगे क्या है, देखिए थर्ड हमारा है, थर्ड प्रोसेस कैसे चार्ज करने का। थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस कहलाता है हमारा इंडक्शन। क्या कहलाता है, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, देखो कंडक्शन में हमने क्या करा है, फिजिकल कांटेक्ट कराया। अब इंडक्शन में क्या कराते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, समझिए ध्यान से, एक बॉडी है, और कैसी बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं, पहले ये समझिए, न्यूट्रल बॉडी किसको कहते हैं। हम सब क्या है, न्यूट्रल बॉडी है।
पर कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगी उसके पास चार्ज तो होगा, जरूर होगा। क्यों? किससे बना है? एटम से बना है। तो हर एक बॉडी जो एटम से बनी है उसके पास क्या डेवलप होगा? चार्ज तो रहता है। हाँ, न्यूट्रल बॉडी वो होती है, जैसे मान लिया मैंने इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज हैं तो 5 ही क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज होंगे। क्या होंगे? नेगेटिव चार्ज। जितने पॉजिटिव उतने ही क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सारे चार्ज आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेट चार्ज कितना होता है इस पे? 0। नेट चार्ज कितना हो जाता है इस बॉडी पे? 0। बट ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होता, चार्ज तो होता है, नेट चार्ज 0 होता है। अच्छा, अब क्या कराएंगे इंडक्शन में कि एक न्यूट्रल बॉडी के पास में मैं एक चार्ज्ड रॉड लेके आया, कैसा भी चार्ज ले लो, मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके आया, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आया या पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आया, ठीक है, हैवीली पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करेंगे, इस रॉड के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट तो हैं उनको वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। तो अब क्या देखेंगे, जब कंटिन्यूस ऐसा प्रोसेस कराएंगे तो हम देखेंगे जो नया डायग्राम बनेगा, अगर हम डायग्राम से समझाऊं तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेंगे? रिपेल। और क्यों करेंगे? देखो ये डोमिनेट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हैवीली चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो ये चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को डोमिनेट करके रिपेल कर देंगे और सारे के सारे चार्ज रिपेल होकर इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट। तो होगा क्या, इस बॉडी के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट थे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ये फिक्स था, बट इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने उन पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इधर करा दिया और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके इधर, मतलब चार्ज का क्या हो गया? सेपरेशन हो गया। तो ये जो प्रोसेस है बाद में आपको यूज करना पड़ेगा, इसी को क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है? पोलराइजेशन। किसी बॉडी के चार्ज को सेपरेट कर देना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। अच्छा, अब क्या करो, अब ये वाले पार्ट को अर्थिंग कर दिया जाए। क्या कर दें? अर्थिंग कर दें। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, देखो ये बॉडी कंटिन्यूस इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रही है? रिपेल कर रही है। ये जाना चाहता है, जैसे हमने एक वायर कनेक्ट करा तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? अर्थ में। और नेक्स्ट जो पिक्चर बनेगी, नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज तो कहाँ चला गया? अर्थ में चला गया और इस पे कैसा चार्ज बचा? ओनली नेगेटिव। कैसा चार्ज बचा? नेगेटिव। तो देखिए बिना फिजिकल कांटेक्ट के हमने एक न्यूट्रल बॉडी को कैसा चार्ज कर दिया? नेगेटिव चार्ज। कैसा कर दिया? नेगेटिव चार्ज। अब कोई आपसे बोले कि इस बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो अगर पॉजिटिव चार्ज करना है इस बॉडी को तो ये जो रॉड है, ये पॉजिटिव रॉड की जगह क्या यूज करोगे आप? नेगेटिव रॉड यूज करोगे। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव रॉड क्या करेगा? इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके इस साइड में कर देगा और वहां पे क्या कर देंगे? अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होगा? सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा और कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये 3 प्रोसेस था आपका किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका। तो किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं हमारे पास। एक है फ्रिक्शन, जब भी 2 बॉडी आपस में रब करेंगे तो रब करने से हीट डेवलप होता है और हीट से क्या डेवलप होगा? चार्ज डेवलप होगा। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या? जब एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में, फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएगी तो चार्ज बॉडी से कुछ चार्ज किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? अनचार्ज बॉडी को। और तीसरा तरीका इंडक्शन। इंडक्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है। क्यों? क्योंकि जैसा चार्ज हमको चाहिए वैसा हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं किसी भी बॉडी में, और वो भी बिना फिजिकल कांटेक्ट के। वो आपके सामने है। क्लियर है? तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना हो आपको तो कैसे लिखोगे? ड्यू टू हेल्प ऑफ ए heavily charged body we can charge a uncharged body। ठीक है, हैवली चार्ज बॉडी की हेल्प से हम एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और ये जो प्रोसेस कहलाएगी क्या कहलाएगी? इंडक्शन। क्या कहलाएगी? इंडक्शन। आप फटाफट नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक हमारा खत्म है। अब जो नया टॉपिक है, जो नई चीज़ पढ़नी है हमको, वो क्या पढ़ना है? ध्यान से देखिए, यहाँ से चैप्टर एकदम ओपन हो जाएगा
और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। क्यों? क्योंकि अगर समझ में आती जाएगी फिजिक्स तो बहुत अच्छी लगेगी और न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी तरीके से आप सीख जाएंगे। और गारंटी है इस बात की, अगर आप अच्छे से अटेंड कर रहे हैं क्लास को तो आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया? उन्होंने बताया इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या है समझिए। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या, देखिए मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज हैं और मैंने बोला ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जैसे इन दोनों चार्ज को पास में रखूंगा ये दोनों चार्ज रिपेल होने लग जाएंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनको पास में रखूंगा तो ये क्या होने लग जाएंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि चार्ज को जैसे ही दो चार्ज पास में आते हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, क्योंकि रिपेल होना, अट्रैक्ट होना बिना फोर्स के हो नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। और कूलॉम्स ने यही बोला कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्जेस के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है। और ये फोर्स कैसा होता है? नेचुरल। कैसा होता है? नेचुरल। अब होता क्या है देखिए, इसके लिए मान लिया मैंने एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और इससे कुछ डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है क्या? Q2। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जब भी दो चार्ज पास में रखे होंगे इनके बीच में क्या लगेगा? नेचुरल फोर्स लगेगा। अब हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो कैसा होगा? रिपल्सन का होगा। हो सकता है दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो भी क्या होगा? रिपल्सन का होगा। या हो सकता है एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव हो तो कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा। वो डिपेंड करता है चार्ज की प्रॉपर्टी पे कि चार्ज कैसा है। चलिए हमने मान लिया दोनों क्या है? पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, जस्ट कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। तो क्या बोला कि जैसे ही दो चार्ज पास में रखे होंगे कुछ डिस्टेंस पे उनके बीच में एक नेचुरल फोर्स होगा। उस नेचुरल फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स होगा कितना? तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जो फोर्स डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा? तो वैल्यू तो बतानी पड़ेगी। तो कितना बोला कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। क्या बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। और दूसरी बात बोली कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? चार्ज जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी क्या होगा? उतना ज़्यादा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम। अब इन दोनों बातों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन कर दें तो क्या मिलेगा? देखो हमको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे? Q1 Q2 और बाय क्या? R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला नीचे आ जाएगा। और प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो साथ में एक हमेशा इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है। तो कूलॉम्स ने कांस्टेंट क्या लगाया? कूलॉम ने कांस्टेंट लगाया K, और फॉर्मूला क्या बन गया? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और याद हो जाना है, रट जाना है ये चीज़ आपको, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है। जैसे ही दो चार्ज पास में आएंगे उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होगा, और जिस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। तो फोर्स कितना आया? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो K है ये होता क्या है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बोला कि जो K है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक नया चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, 4 समझते हो, पाई समझते हो, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
क्या बोला जाता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब क्या समझिए, मतलब है यहाँ पे मीडियम से। अगर इन चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम डाल दूंगा, जैसे प्लास्टिक डाल दिया, तो ये चार्ज में जो फोर्स लग रहा होगा पहले के कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या कभी बढ़ जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इन चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो परमिटिविटी किस बात को शो करती है? परमिटिविटी डिपेंड करती है किस पे? मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम। अगर मीडियम चेंज हुआ तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी? चेंज। ये जो नॉट लगा रखा है ये किस केस में लगाते हैं? ये लगाते हैं जब मीडियम क्या हो? एयर हो या क्या लिखा हो? वैक्यूम। या तो मीडियम क्या हो? एयर या क्या हो? वैक्यूम। तब हम क्या लगाते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और उस केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर ये देखें हम लोग तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब बात ये है कि ये वैल्यू हम जानते हैं और एग्जाम में आपको दे के रखता है, आप याद कर ले तो सबसे अच्छी बात है। देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई, 4 आप जानते हो, पाई आप जानते हो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे पूरी चीज को तो ये जो k की वैल्यू है ये कितनी मिलेगी? 9 इंटू 10⁻⁹। तो न्यूमेरिकल करते समय अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है, ध्यान से सुनिए बात को, न्यूमेरिकल करते समय अगर मीडियम क्वेश्चन में देगा, अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है तो आप k की जगह क्या रखोगे? 9 इंटू 10⁻⁹। ये ध्यान रखना है। और फॉर्मूला क्या है f का? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। दो चार्ज होंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगा कितना? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये नोट करिए आप लोग। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये सबसे इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है? देखो अब ये आप पढ़ लिया, आप लोग सब लोग एनसीईआरटी यूज करते हैं मुझे पता है, और एनसीईआरटी का आप लोगों का होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप लोग पढ़ते चलिए हम लोग सर। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 1.1 और 1.2 क्वेश्चन आप लोगों को जरूर प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर कमेंट में लिख के भेजना है, तभी आप सीख पाओगे। पढ़िए और आंसर प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप न्यूमेरिकल करना सीखेंगे और फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है टू चार्ज स्पेयर ऑफ चार्जेस चार्जेस 6 माइक्रोकूलम्ब, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, एंड 10 माइक्रोकूलम्ब separated by a distance 10 centimeter. Find electrostatic force between the charges. दो चार्ज है, एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम्ब, एक क्या है 10 माइक्रोकूलम्ब, और यहाँ पे बोलेगा आपको प्लेस्ड इन वैक्यूम, ये आपको बताएगा प्लेस्ड इन वैक्यूम। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? टू चार्ज स्पेयर्स, दो चार्ज स्पेयर हैं ऑफ चार्जेस। एक चार्ज स्पेयर ले लिया ये और एक चार्ज स्पेयर ले लिया ये, इनके बीच में डिस्टेंस सेंटर से सेंटर लेते हैं, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। इस पे चार्ज है, इसको Q1 बोल दूँ, इस पे चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकूलम्ब, और इसको Q2 बोल दिया जाए, Q2। इस पे जो चार्ज है कितना है? 10 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है,
अब सिंपल सी बात है, नेचर भी पूछ सकता है आपसे कि नेचर कैसा होगा, तो आप देखिए ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, दोनों का नेचर कैसा होगा, फोर्स का, रिपल्सन का, कैसा होगा, रिपल्सन। बिना सॉल्व करे बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। अब हमको फोर्स निकालने को बोला है, हमको पता है, क्या पता है, देखिए सब लोग कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में वो कितना होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू के क्या है, कांस्टेंट। मैंने बोला आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए किस में रखा है, वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम में रखने का मतलब क्या कि जो K की वैल्यू है, वैक्यूम हो चाहे एयर हो, K की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻⁹। Q1 क्या है, फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज स्फीयर पे चार्ज कितना है, 6 माइक्रो कूलाम। तो 6 माइक्रो कूलाम को कैसे लिखूंगा, 6 × 10⁻⁻6। माइक्रो कूलाम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। और सेकंड वाला कितना है, 10, तो इंटू 10⁻⁻6, ये भी माइक्रो कूलाम है। यूनिट हमेशा ऐसा यूनिट लेना है, डिवाइडेड बाय आर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में दिया है और आपको किस में निकालना होता है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करो, 10⁻⁻2 से, और उसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे इंटू करते हैं, 10⁻⁻2 से, इसका स्क्वायर कर दिया जाए। 9 6 कितना हो गया, 54। 10⁹ इंटू 10⁻6 और 10⁻6 कितना हो गया, -12। आगे सॉल्व करो, देखो 10 × 10⁻², एक 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻²। ठीक है, अब -2 वाला ऊपर जाएगा तो देखो कितना हो गया, 54। यहाँ सब 10 है तो 10 की पावर कितना, 9, ये कितना हो जाएगा, -12, -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। तो फोर्स जो है कितना हो जाएगा, 54 × 10 की पावर 9 + 2 11, 11 में से 12 जाएगा तो कितना, -1। तो फोर्स जो है कितना आ जाएगा, 10 की पावर -1 का मतलब क्या, नहीं जानते तो आप लोग ऐसे देखिए, 10 की पावर -1 का मतलब क्या, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 10। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 5.4, और यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल, एक बार आप करना सीख गए तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, फोर्स कितना लगेगा इन चार्जेस के बीच में, 5.4 न्यूटन। और आपसे पूछ लेता नेचर कैसा है, तो नेचर कैसा होगा, रिपल्सन का। कैसा होगा, रिपल्सन का। ठीक है, तो ये देखिए आज हमने पढ़ा कूलाम्स लॉ, ओनली मैग्नीट्यूड पढ़ा, अभी वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करी, डायरेक्शन की बात नहीं करी। तो आपका काम है आप आज पढ़िए और अपने एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 और 1.2 आप लोगों को करके लाना है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके वेक्टर फॉर्म को हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अच्छा लगे हम लोगों की मेहनत तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। हम लोग कंटिन्यूस आपको ये जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस, क्लास 12 का सिलेबस हम लोग खत्म कर देंगे ऑनलाइन। थैंक यू।